हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लर्न विद IILM। आज हमारा जो लेक्चर है वो सॉल्यूशन का पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 5 और रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन प्रेस करके आप वो सब पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस की द्रव में विलेयता और ठोस की द्रव में विलेयता, और हेनरी का नियम यानी हेनरीज लॉ हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड होगा आपकी नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। वो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। पर आपको अगर आज का लेक्चर, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करें, ये अगर क्लियर होगा तभी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्लियरली कंसेप्चुअली आप समझ पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड वेपर प्रेशर, यानी कि द्रव में विलेयता एवं वाष्प दाब, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो अभी तक हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड विथ लिक्विड, यानी द्रव और द्रव साथ में। तो एक छोटा सा डायग्राम इसके लिए हम बनाते हैं ताकि आप एकदम क्लियर रहें। सपोज करें हमने सॉल्वेंट ले लिया, यानी विलायक ले लिया ए, ये आपका सॉल्वेंट है ए, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया बी। ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में, और कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, मिक्सिबल एकदम विले हो जाएंगे और सॉल्यूशन बन चुका होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए के भी पार्ट्स होंगे एंड बी के भी पार्ट्स होंगे। ठीक है। अब ये तो हमारा टॉपिक के हेडिंग से रिलेटेड डायग्राम बना दिया। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। एक हमको समझना है वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब वाष्पशील पदार्थ। पहले हमें इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम जो दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, दो जो पार्टिकल लिए हमने, सॉल्यूट लिया और जो सॉल्वेंट लिया, दोनों लिक्विड स्टेट में, और दोनों का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब या वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट का मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज करके गैस में चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपने पानी का एग्जांपल हम लें, पानी को अगर आप हमारे फर्श पर ढोल दो तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वहां से पानी गायब हो चुका होगा। तो कुछ पानी तो क्या है, ऑब्जर्व हो गया होगा, है ना, फर्श के द्वारा, और कुछ पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब वाष्पित होना। इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पर वाष्पशील पदार्थ यानी वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। आप क्या जानते हैं इससे पानी से अच्छा वोलेटाइल सब्सटेंस कौन हो सकता है, आपने यूज किया होगा, उसे हम बोलेंगे पेट्रोल। आपने पेट्रोल देखा है, तो आपने जब भी पेट्रोल भरा होगा तो पानी, जब आप ढक्कन खोलते हो टैंक का, तो आप तुरंत उसको लगा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब ये है कि पेट्रोल जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है नेचर के अंदर। वोलेटाइल का मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया अभी, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाए, वो वेपराइज हो जाए, यानी उसकी गैस बन जाए फास्टली। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट होते हैं। कोई फास्टली इवेपोरेट होता है और कोई स्लोली इवेपोरेट होता है। तो हम यहाँ पर जो दो लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर दोनों लिक्विड है, और दोनों लिक्विड के अंदर जो हम ले रहे हैं वो वोलेटाइल इन नेचर है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक। इसके बाद एक और चीज हमको समझनी है, वो है वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब? इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको वेपर प्रेशर। तो हमने जैसे हेनरीज लॉ के अंदर बात की थी, तो वहां पर गैस का प्रेशर अप्लाई होता है सरफेस के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। वाष्प दाब होता है क्या, समझते हैं इसको। मैं इस कंटेनर को क्लोज कर देता हूं। हमने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। अब हमने बोला कि जो सब्सटेंस ए है और जो सब्सटेंस बी, यानी जो ए पदार्थ है और जो बी पदार्थ है, दोनों लिक्विड यानी द्रव अवस्था में, और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील है। तो इनकी वाष्प बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ए की भी वाष्प बन रही है एंड यहाँ पर बी की भी वाष्प साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ बन रही है, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है ना। हमने बोला अभी हाल के दोनों वाष्पशील है। अब ये जो वाष्प बन रही, हमने वहां पर हेनरी के केस में क्या लिया था, गैस लिया था पर्टिकुलर। पहले हमने गैस को लिया था, यहाँ पर हमने गैस नहीं लिया, हमने यहाँ पर क्या लिए, लिक्विड लिए। और लिक्विड का नेचर कैसा है, वोलेटाइल यानी वाष्पशील। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें तो हम दो लिक्विड ले रहे हैं, दोनों वोलेटाइल है।
आगे जब हम अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां पर एक जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, यानी अवाष्पशील होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिए। तो सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी दोनों ही क्या आपके लिक्विड स्टेट के अंदर दोनों की क्या बन गई, वेपर बन गई, वाष्प बन गई। अब ये जो वेपर है आपको पता है वेपर यानी वाष्प के कण जो है वो भागते हैं इधर से उधर, तो इन वेपर के द्वारा जो इनकी सरफेस पर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा, जो भी दाब लगेगा, उस दाब को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए दोनों के वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं और वाष्प दाब क्या होता है। अब इसी के अंदर हमने जैसे राउल्स का हमने जो हेनरी का नियम पढ़ा था, हेनरीज लॉ, सिमिलरली हेनरीज लॉ के ही सिमिलरली एक जो लॉ आता है वो होता है आपका राउल्स लॉ, जिसे हम राउल्ट का नियम बोल सकते हैं। तो वो राउल्ट लॉ जो है दो सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई होता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम हम कितने लेके चलेंगे, दो, जो दोनों ही क्या होंगे, लिक्विड होंगे, और दोनों लिक्विड क्या होंगे, वॉलेटाइल इन नेचर होंगे। तो राउल्ट लॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने हेनरीज लॉ की, मैं राउल्ट लॉ समझाता हूँ आपको, राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसी के अंदर आएगा आपके राउल्ट्स लॉ, इस टॉपिक में ही आ रहा है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में से पहले हमें हेनरीज लॉ याद होना चाहिए। हेनरी लॉ में क्या था, जो दाब था वो समानुपाती था मोल अंश के, यानी कि जो वेपर प्रेशर, जो गैस का प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। देखिए यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर ए की वाष्प भी होगी, ए की भी वेपर होगी, और बी है तो बी की भी वेपर होगी। ए के पार्टिकल भी लगाएंगे वेपर प्रेशर, लगाएंगे प्रेशर, और बी के पार्टिकल भी लगाएंगे वेपर प्रेशर। कहां पर, सरफेस, ऊपर से हमने कंटेनर को क्लोज कर दिया, क्लोज नहीं करेंगे तो वेपर्स ऊपर निकल जाएगी, हमारा फिनोमेना वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ए भी है, बी भी है, तो कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी ए की भी होगी, यानी एक्स ए भी हो सकता है यहाँ पे, और एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी क्या होते हैं आपको पता है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश ए का और मोल अंश बी का, और मैंने आपको बताया था मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। तो यहाँ पर ए का भी वाष्प दाब है, बी का भी वाष्प दाब है, ठीक है। तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ का कुछ अलग से नहीं है, जैसे यहाँ पर वहां पर हेनरीज लॉ में हमने हेनरी के अंदर क्या लिया था, दाब समानुपाती मोल अंश किया था, तो यहाँ पर भी दाब समानुपाती क्या होगा, मोल अंश होगा, पर प्रत्येक अवयव यानी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट का होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए directly proportional to the mole fraction of A and partial pressure of B directly proportional to the mole fraction of B। तो यहाँ पर अगर राउल्ट्स लॉ की अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, XA, क्योंकि वहां पर A और B का कंसेप्ट नहीं था, वहां तो हमने एक गैस ली थी और एक क्या लिया था, लिक्विड लिया था। यहाँ पर दोनों ही लिक्विड है, दोनों की वेपर बन रही है, दोनों का पार्शियल प्रेशर आएगा। और एक और स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है। हमें पता है प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। यहां पर हम कांस्टेंट कुछ और लगाएंगे, वो होगा P नॉट A, और यहां पर क्या होगा P नॉट B। अब ये P नॉट का मीनिंग क्या है, तो हमेशा देना ना इस चैप्टर के अंदर जहां पर भी हम नोट लगाएंगे, नोट मतलब यहाँ पर जहां भी हम जीरो लगाएंगे, P नॉट A, P नॉट B, जहां पर भी हम लगाने वाले हैं, तो वो जो नोट है वो डिनोट करेगा उसकी प्योर स्टेट को, यानी शुद्ध अवस्था को। शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है, सपोज करो हमने यहाँ पर B नहीं मिक्स किया, हमने सिर्फ अभी यहाँ पर क्या रखा है, A रखा है, तो टोटल पार्टिकल किसके होंगे, सिर्फ और सिर्फ A के होंगे। तो जब सिर्फ A था यहाँ पर, तो सारे पार्टिकल जो वेपराइज हुए किसके हुए, सिर्फ A के, अकेला है ना पार्टिकल, अकेला प्योर होने का मतलब सिंगल पार्टिकल है। तो A अगर है तो A अगर अकेला सिंगल स्टेट में होगा तो सिर्फ A की ही वेपर बनेगी और A का ही वेपर प्रेशर होगा। तो इस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, जब प्योर स्टेट में होगा उसको हम बोलेंगे P नॉट A, यानी कि सिर्फ अकेला सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस हमने इसमें मिलाया नहीं, यानी मिक्सचर नहीं बनाया, सॉल्यूशन नहीं बनाया, उस स्टेट में अगर हम वेपर प्रेशर काउंट करेंगे तो वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी वेपर किसकी बनी है, A की, तो P नॉट A जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर A की जगह में क्या ले लो, ओनली B ले लो, तो यहाँ पर प्रेशर वेपर किसकी बनेगी, B की, और वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, PB के, तो ये क्या हो जाएगा P नॉट B। तो P नॉट A और P नॉट B जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में इनके वेपर प्रेशर होते हैं। मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूं, PA क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A, PB क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, यूं कर लेते हैं हम ताकि आपको इजी होगा। P नॉट A क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म मतलब अकेला A ही होगा उसके अंदर। PB अगेन वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, यानी वाष्प दाब, A का वाष्प दाब विलियन में, A का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, B का वाष्प दाब विलियन में। अगर मैं इंग्लिश हिंदी में भी बताता चलूं आपको,
तो ये आपका राउल्ट्स लॉ है। एक्स ए और एक्स बी आपको पता ही है क्या होते हैं, ये मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को अगर हम चाहें तो एक तरीके से इसको और डिराइव कर सकते हैं आगे हम। आप क्या करेंगे इसके अंदर, राउल्ट्स लॉ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट, आपके पास है, कमेंट करके आप बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे हम आपको। हम यहाँ पर एक ही बात नहीं करते, जनरली हम सोल्यूट की बात करते हैं। तो आप जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू फाइंड करता हूं तो क्या आएगी, 1 माइनस एक्स बी। इस एक्स ए की वैल्यू, अच्छा ये एक फिनोमिना हो गया। अगर आप कुल दाब निकालना चाहते हैं, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। कुल दाब जैसा कि डायग्राम में था, तो ए और बी के को प्लस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, टोटल दाब निकल जाएगा, कुल प्रेशर। वैल्यूज पुट करेंगे तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और अभी हमने एक्स ए की वैल्यू किसके इक्वल रखी, 1 माइनस एक्स बी के। तो यहां पर मैं लिख दूंगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, पी नॉट ए माइनस एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, पी नॉट ए यहाँ पर लिख देते हैं हम एक्स बी पी नॉट ए, और माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस पी नॉट बी। किसके इक्वल हो गया ये, पी टोटल के। तो एक एक्सप्रेशन आप ये भी बना सकते हो जिसमें सिर्फ आपने मोल फ्रैक्शन जो लिया है वो बी के लिए, ठीक है। पी नॉट ए में से टोटल माइनस कर देंगे तो ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन हमारा हो जाता है। ये आपका राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ के बाद में इसके अंदर हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है राउल्ट्स लॉ का एक फेज डायग्राम बनता है, एक डायग्राम हमें बनाना है राउल्ट्स लॉ के ऊपर, उसको भी बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास दो प्रेशर की टर्म्स है। तो पहले हमने जो डायग्राम बनाया था हेनरीज लॉ के अंदर, उसमें एक ही एक्सिस ली थी, पर यहाँ पर हमें कितनी एक्सिस लेनी पड़ेगी, 2 एक्सिस लेनी पड़ेगी। ये वाली प्रेशर की रहेगी, ये भी प्रेशर की रहेगी, और ये रहेगी मोल फ्रैक्शन की। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ मोल फ्रैक्शन एक्स ए, इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज, और एक्स बी इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0, इधर बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 0। अब क्या बोलते हैं हम, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स ए के। तो हम यहाँ से देखिए, अगर एक्स ए बढ़ाएंगे तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एक्स ए कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें ग्राफ को, और ये हम पी ए का कर्व ले लें, पी ए वाले प्रेशर की टर्म्स ले लें, तो क्या होगा, पी ए बढ़ाएंगे तो एक्स ए बढ़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है किसका बना, आपका पी ए का। ये दाब यानी प्रेशर एक्सिस है, और ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है, ठीक है। इसी तरीके से एक्स बी को अगर आप बढ़ाओगे तो एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स बी के। तो अगर आप पी बी की वैल्यू बढ़ाओगे तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, इस तरीके से। ये थोड़ा ऊपर नीचे रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है जनरली, तो प्रेशर की टर्म्स भी कम ज्यादा हो सकती है। ये वाला जो डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा, पीबी को, और ये वाला अगर आप डिनोट करेगा वो किसको करेगा, पीए को, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आए हमारे पास में, ये क्या है, देखिए यहाँ पर ओनली इस वाले एक्सिस, इस एक्सिस पे आया ना ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ओनली क्या है, एक्स ए है, एक्स बी तो है ही नहीं। तो जब ओनली एक्स ए है तो एक्स ए के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, क्योंकि ओनली एक्स ए है वहां पर, और यहाँ पर ओनली कौन है, एक्स बी। तो यहाँ पर क्या होगा, पी नॉट बी। मैंने आपको बताया था नोट किसके लिए होता है, प्योर फॉर्म के लिए होता है। तो ये आपका फेजर आरेख बोलते हैं इसको हम, राउल्ट्स लॉ का। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे हुए एक दो बार, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये राउल्ट्स लॉ का हो गया हमारा डायग्राम, और यहाँ पर ये जो दोनों लाइन को हमने मिलाया है, ये क्या आपका हो जाएगा, पी टोटल, ठीक है। तो इधर से इधर चले तो एक्स ए, सॉरी एक्स बी बढ़ा, इधर से चले तो एक्स ए बढ़ा। जिस ग्राफ पर टच करेंगे वो पी नॉट ए और पी नॉट बी को नोट करेंगे, और जो दोनों को लाइन को मिलाएंगे वो क्या होगा, पी टोटल। अब इस डायग्राम को आपको इतना इजीली नहीं लेना है, इसमें थोड़ा और ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर आगे हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श और अनादर्श विलयन। तो वहां पर जो नॉन आइडियल होगा वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के। तो उसमें ये वाला डायग्राम वापस अगेन बनेगा, है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स से रिलेटेड
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श एवं अनादर्श विलयन। सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है पूरा। तो जैसे हमने राउट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी हिंदी में बात करें तो आदर्श व अनादर्श विलयन। ठीक है, अब आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करें। तो आदर्श आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? जो सभी गैस के लोगों को फॉलो करती है ना। आदर्श वो होता है जो सभी गैस के नियमों का पालन करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, भैया अगर आप आदर्श स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट यानी अपने स्कूल या अपनी जो भी संस्था जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के सभी नियमों का पालन करेंगे अगर आप सिस्टमेटिक, तो आप एक आदर्श विद्यार्थी कहलाएंगे। सिमिलरली आदर्श जब भी आएगा, आइडियल जब भी आएगा, तो आपको ध्यान में कोई ना कोई रूल या कोई ना कोई लॉ वो ओबे करने वाला है, इसको फॉलो करने वाला है। तो हमने यहाँ पर बोला कि विलयन दो तरीके से हो सकते हैं, आदर्श और अनादर्श, यानी आइडियल और नॉन आइडियल। तो वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? अभी हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? राउल्ट्स लॉ। तो हमें राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेसिस पे ही हमें विलयन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना है। दो तरीके के विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श। तो आप बता सकते हैं आदर्श विलयन कौन होंगे, आइडियल कौन होंगे और नॉन आइडियल। आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे, राउल्ट्स लॉ का पालन करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे हर एक कंसंट्रेशन, हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे। ठीक है, विच ओबे राउल्ट्स लॉ। और अनादर्श विलयन क्या होंगे? जो डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। समझ में आ रहा है आपको? आदर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करें, और अनादर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन ना करें। अब ये पालन करना और पालन ना करना, ये कोई समझ नहीं आई बात कि भाई कैसे पालन करेंगे और कैसे पालन नहीं करेंगे। उसको हम आगे देखेंगे जब नॉन आइडियल को डिटेल में बात करेंगे। मैं कुछ पहले थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर कर देता हूं आपके। सेकंड चीज, आइडियल सॉल्यूशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? 0। और यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सचर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका क्या मतलब है? डेल्टा वी मतलब ये है कि जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, तो वहां पर वॉल्यूम यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब डेल्टा वी क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर कुछ ऐसा सॉल्यूट मिलाया, और उस सॉल्यूट को मिलाने पर आयतन यानी वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर ही है, पर वो सॉल्यूशन बन चुका है, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन। इधर कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ सकता है या कुछ वॉल्यूम घट सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, कुछ चेंजेस वहां पर आएगा, तो वो कौन सा होगा? नॉन आइडियल। सेकंड, आपने एंथैल्पी पढ़ा होगा, तो एंथैल्पी चेंज, मिक्सचर बोलो या सॉल्यूशन बोलो, बात देखिए, यहाँ पर क्या होगा? 0, बट यहाँ पर एंथैल्पी चेंज 0 सॉल्यूशन का नहीं होगा। एंथैल्पी आप जानते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका फॉर्म होने में कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हो, वो क्या होगा? आपका आइडियल। और जिसमें एंथैल्पी चेंज हो, यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी हो, तो वो क्या होगा? नॉन आइडियल होगा। ठीक है, एक और चीज, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी ए के बीच में अट्रैक्शन इज इक्वल टू बी के बीच में अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी के बीच में अट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? जैसे अकेला विलायक है, उसके बीच कणों के बीच में आकर्षण, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, और अकेला सॉल्यूट यानी विलय है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इक्वल होगा किसके? ए और बी के। जब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो भी अट्रैक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। पर यहाँ पर क्या होगा? ए और बी का जो अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? ए बी अट्रैक्शन। यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्लियर करते हैं कि कैसे ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, कैसे ये नहीं करते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं हम, आइडियल नॉन आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को, और आपको सामने डिस्प्ले पे दिखे होंगे और प्रॉपर्टीज जो आप इजीली देख पा रहे हो। अब आइडियल कब होगा और नॉन आइडियल कब होगा, इसको देख रहे हैं हम। तो कैसे ओबे करेगा? सपोज करो हमने राउल्ट्स लॉ को कैलकुलेट किया, और राउल्ट्स लॉ को हमने थ्योरेटिकल जो उसका फॉर्मूला उसके बेसिस पर हमने कैलकुलेट किया, और वहां पर हमें पता चला कि प्रेशर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। राइट, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 2 आ रहा है प्रेशर। हमने थ्योरेटिकल इसको राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया। सिमिलरली यहाँ पर हमने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया, तो प्रेशर कितना आ रहा है आपका? 2। राउल्ट्स लॉ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपका फॉर्मूला पता है, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, है ना। तो थ्योरेटिकली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहां पर प्रेशर की वजह सपोज करो यहाँ 2 आ गई, यहाँ पर भी क्या आ गई?
2 आ गई। अब आपने सॉल्यूशन को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे राउट लो को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर प्रेशर भी कितना है 2 है, हमने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली। अब हम जब प्रैक्टिकल इसको ऑब्जर्व करेंगे, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम ऑब्जर्व करने जाएंगे, प्रैक्टिकल डिवाइस से अगर हम करेंगे, अगर वो 2 आ जाता है तो देखो यहाँ पर राउट लो को फॉलो कर लिया उसने, प्रैक्टिकल वैल्यू 2 आ रही है और थ्योरेटिकल वैल्यू भी कितनी आ रही है 2, लेकिन यहाँ पर वो 2 के इक्वल ना आए, तो नहीं आ रहा है 2 के इक्वल, थ्योरेटिकल राउट्स तो बोल रहा है कि 2 आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वैल्यू 2 नहीं आ रही, यानी 2 से या तो कम आ रही है या फिर 2 से ज्यादा आ रही है, या तो सपोज करो 1.9 आ सकती है या सपोज करो 2.1 आ सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राउट्स लो अभी नहीं हो रहा, राउट्स लो के साथ में क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, या तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ध्यान देना यहाँ पर राउट्स लो के अंदर डेविएशन दो तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या होता है नेगेटिव। पहले तो आप ये क्लियर करें कि राउट्स लो अभी कैसे नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी है 2 पर थ्योरेटिकली वैल्यू कितनी है 2, आपने प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करा तो वो 2 के इक्वल नहीं है, हो सकता है वो 2 से कम हो सकता है 2 से ज्यादा। भाई इक्वल नहीं होने की दो ही कंडीशन, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। अगर कम होती है तो वो नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन बोलेंगे उसको हम, और अगर ज्यादा होती है तो हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन। अब ये विचलन आता क्यों है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर राउट्स लो के हिसाब से दो तरीके से हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव डेविएशन और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन, और यहाँ क्या आएगा धनात्मक विचलन। अब ये आता कैसे, पहले हमें क्लियर है दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। मैंने आपको बता दिया कि कैसे ऑब्े करेगा कैसे ऑब्े नहीं करेगा। अब नेगेटिव कब आएगा और पॉजिटिव कब आएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा एक डायग्राम लेते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम है हमारे पास में, ये हमारा डायग्राम, इसमें हमने ए ले लिया और इधर से किसको डाल दिया हमने बी को डाल दिया, इसको ऊपर से क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब जरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 1.9 प्रेशर कैसा आ सकता है प्रैक्टिकल, हम नेगेटिव को पहले देख लेते हैं। तो हमारा थ्योरेटिकल तो 2 आना चाहिए, हमारा आ कितना रहा है प्रैक्टिकली 1.9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन आपका बना है ए और बी को जो आपने मिक्स किया है, इस ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ चुका है। ध्यान देना नेगेटिव डेविएशन के अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं रीजन बता रहा हूँ कि डेविएशन आता क्यों है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जब सॉल्यूशन मिक्स किया, सॉरी ए और बी को मिक्स किया सॉल्यूशन बना, तो यहाँ ए और बी के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया ज्यादा हो गया। अब जब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो यहाँ पर सरफेस पर जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स थे, ये जो ए और बी ये तो वेपराइज हो रहे थे, इनसे तो वाष्प दाब बनेगा, इसे तो वेपर प्रेशर बनेगा, और हमारा वेपर प्रेशर क्या आ रहा है कम आ रहा है प्रैक्टिकली। तो हमारा प्रैक्टिकली कम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया ज्यादा हो गया। और जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या ए और बी एक दूसरे को छोड़ना चाहेंगे, क्या नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से यहाँ पर वेपर क्या होगी कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है इन पार्टिकल्स के बीच में, तो वेपर क्या होगी कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी तो उसका प्रेशर भी कॉमन सी बात है क्या होगा कम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा होता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या पता लगा पाओगे क्या होता है, बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन या आकर्षण क्या होगा कम होगा, और जब आकर्षण कम होगा तो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, और जब पसंद नहीं कर रहे तो ये फटाफट फटाफट बोलेंगे, बोले यार दूर चलो इससे, तो दूर चलना है तो ये फटाफट क्या होंगे वेपराइज होंगे। तो कंपैरेटिवली कुछ वेपर क्या हो जाएगी ज्यादा बनेगी, और जब वेपर ज्यादा बनेगी तो ज्यादा प्रेशर लगने वाला है ना भाई, तो वेपर ज्यादा बनेगी तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा और एक क्या आएगा नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो आपको यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल का मैंने बेसिक से बात बता दी, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, अगर बुक में से पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कहने का मतलब है यहाँ पे। अब इस डेविएशन का मैंने आपको बताया था ग्राफ राउट लो के अकॉर्डिंग, कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैंने राउट लो में ग्राफ डायग्राम बनाया था आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने बनाया, एक बार वो देख लेते हैं। ये राउट लो है, सॉरी हमने डायग्राम कैसा बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, और इसको हमने क्या कर दिया था मिला दिया था, इधर भी मिला देते हैं। ये तो राउट लो का डायग्राम था ना, यहाँ पर पी नॉट ये था, यहाँ पर पी नॉट, इसको चेंज भी कर सकते हैं ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या था x इज इक्वल टू 1
एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करनी है और नेगेटिव डेविएशन, एक बार बोर्ड में आरबीएससी बोर्ड में और सीबीएसई दोनों बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉजिटिव नेगेटिव का आपको डेविएशन का आपको डायग्राम बनाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, पॉजिटिव डेविएशन अगर आता है तो आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ है इसको आपको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लेके चलना है, मतलब बढ़ाते हुए चलना है। तो पॉजिटिव अगर होगा तो आप कैसे करोगे, इसको ऊपर इस तरीके से इसको ऊपर उठा देना है थोड़ा सा ग्राफ को, ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव डेविएशन आ गया। ठीक, नेगेटिव डेविएशन करना है तो बता दो क्या करेंगे हम नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव के अंदर आपको ग्राफ को क्या करना है, अपोजिट कर देना है पॉजिटिव का, यानी कि नीचे की तरफ कर देना है। तो कैसे करेंगे, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका नेगेटिव। तो बड़ा ही सिंपल है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों के रेस्पेक्टिव ग्राफ मैंने आपको बता दिया। तो हमारा यहाँ पर राउल्ट्स लॉ और वार्ष ग्राफ के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में और आदर्श अनादर्श यानी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बीच में विचलन धनात्मक ऋणात्मक क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, आइडियल नॉन बुक में से पढ़ेंगे, बड़ा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया यहाँ पर। अब जो हमारा इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, उस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारे यहाँ पे निकलेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से आएंगे। जैसे आइसक्रीम के नीचे नमक क्यों लगा होता है, और शिमला का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि शिमला में बर्फ पिघल जाती है बहुत इजीली सड़कों पर, जो सड़कें क्लियर होती है एकदम, तो वो सब आगे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हम सारे लेक्चर बनाने वाले हैं सॉल्यूशंस के भी, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसको क्लियर करता हुआ ही लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।